नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने उप मुख्यमंत्री के आवास का किया घेराव। दुष्यंत चौटाला बोले सख्त कार्रवाई होगी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का आवास घेर लिया है किसानों ने और यहां पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी सरकार द्वारा दी गई है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत बंद के दिन गुजरात में गिरफ्तार हुए किसान नेता तो टिकैत बोले राज्य अभी पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल में भाजपा नहीं जीत सकती, अमित शाह के बयान पर ममता बनर्जी ने दिया ये जवाब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों ने उप मुख्यमंत्री के आवास का किया घेराव। दुष्यंत चौटाला बोले सख्त कार्रवाई होगी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के तहत होली वाले दिन भी किसानों ने विरोध किया। किसान सभा से जुड़े हुए किसान बरनाला रोड स्थित उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास के समक्ष पहुंचे और नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि एक तरफ आंदोलन में 300 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, उधर दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री लड्डू बांट रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि उप मुख्यमंत्री के आवास के आगे लगा टेंट हटाया जाए। किसान नेता लखविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, रणधीर जोधका, गुरप्रीत सिंह ने कहा कि पिछले 4 महीनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार उनकी सुध नहीं दे रही है। किसानों के धरने प्रदर्शन को देखते हुए उप मुख्यमंत्री आवास के समक्ष भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। डीएसपी मुख्यालय आर्यन चौधरी, सिविल थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह किसानों को समझाते नजर आए, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े रहे। बाद में किसानों ने उप मुख्यमंत्री आवास के दूसरी तरफ सड़क के बीच बैठकर धरना दे दिया। उप मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाले इस मार्ग को बैरिकेड बंद किया हुआ है और यहाँ पुलिस बल तैनात रहता है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रविवार शाम को सिरसा पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कुछ लोग किसान आंदोलन का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। सरकार नहीं चाहती प्रदेश का माहौल तनावपूर्ण बने, इसलिए बॉर्डर पर बैठे किसानों को प्राथमिकता के आधार पर मदद दी जा रही है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन अगर कोई तनावपूर्ण हरकत करता है तो सरकार उससे सख्ती से निपटने का काम करेगी। वे रविवार को अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यह किसान आंदोलन में रहकर राजनीति का रूप लेने लगा है। पिछले 1 महीने के घटनाक्रम पर निगाह डालें तो अब किसान सभा नहीं राजनीतिक सभा होने लगी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को वे फसल खरीद सीजन में सभी 6 फसलें एमएसपी पर खरीदवा कर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि आढ़ती भाइयों को भी 2.5% वृत्त उनके खातों में पहुंचा दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने फसल खरीद के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं। ऐलनाबाद चुनाव के बारे में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार उपचुनाव के लिए तैयार है और ऐलनाबाद व कालका के लिए प्रत्याशियों की घोषणा बैठक के बाद तय की जाएगी। पंजाब में भाजपा की विधायक श्री हुई मारपीट पर प्रतिक्रिया देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह पंजाब सरकार की विफलता है और वे इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वहां किसान उग्र आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब में सरकार ने फसल खरीद के प्रबंध भी अभी तक नहीं किए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद के दिन गुजरात में गिरफ्तार हुए किसान नेता तो टिकैत बोले राज्य अभी पूरी तरह आजाद नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए भारत बंद से रेलवे पर भी मिला जुला प्रभाव पड़ा। इस बीच भाकियू नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद को सफल बताते हुए कहा कि जब किसान नेता युद्धवीर सिंह अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब पुलिस वहां उन्हें प्रेस के बीच में से लेकर गई, तो ये गुजरात मॉडल है जो हम बताना चाहते थे। गुजरात के लोग पूर्ण रूप से बंधन में है, पूरा आजाद नहीं हुआ गुजरात तो पूरा कैप्चर में है। ऐसे हालात तो पूरे देश में नहीं है जैसे गुजरात में है। रेलवे ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थानों को छोड़कर देश भर में रेल सेवाओं पर भारत बंद का असर कम रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी नहीं जीत सकती, अमित शाह के बयान पर ममता ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, बंगाल की जंग अब नंदीग्राम पर टिक गई है। पहले दौर के मतदान के बाद अब नजरें नंदीग्राम की महासंग्राम पर है। नंदीग्राम में होली के सब रंग दिख रहे हैं। ममता बनर्जी इस महामुकाबले के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। 1 अप्रैल की वोटिंग तक वो नंदीग्राम में ही जमी रहेंगी। बीती शाम ममता नंदीग्राम की चोट वाली जगह पर पहुंची और व्हील चेयर से हुंकार भरी। वहीं पहले राउंड के बाद जुबानी जंग भी और तेज हो गई। शाह ने 30 में 26 सीटों का दावा किया तो ममता बोली ईवीएम में घुसकर देखा क्या। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु, स्टालिन का बड़ा वादा, कहा हम सत्ता में आए तो ना सीएए आएगा और ना ही कृषि कानून। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी द्रमुक यानी डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो राज्य में
सीएए को लागू नहीं करने दिया जाएगा। स्टालिन ने सीएए के मुद्दे पर संसद में भाजपा का समर्थन करने को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक की आलोचना की। कहा कि यदि अन्नाद्रमुक और राज्यसभा में पीएमके के एकमात्र सदस्य ने संबंध विधेयक के खिलाफ मतदान किया होता तो सीएए अस्तित्व में नहीं आया होता। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के लिए दोनों दलों भाजपा और अन्नाद्रमुक को दोषी ठहराया जाना चाहिए। अन्नाद्रमुक पर चुनाव से पहले नाटक करने का आरोप लगाया और याद दिलाया कि उनकी पार्टी ने पहले सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। उन्होंने कहा, मैं आश्वासन देता हूं, हम सत्ता में आने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए सत्ता में आने के बाद हम तमिलनाडु में हम सीएए लागू होने नहीं देंगे। यह स्टालिन द्वारा दिया गया आश्वासन है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने संसद में विधेयक का विरोध किया था। अन्नाद्रमुक ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने और 3 तलाक को खत्म करने जैसे मुद्दों पर भाजपा का समर्थन किया था, लेकिन अब वह अल्पसंख्यकों की रक्षक होने का नाटक कर रही है। उन्होंने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित नहीं करने को लेकर भी मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी की आलोचना की। बता दें, दिल्ली के शाहीन बाग सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। डीएमके नेता राजा ने मांगी सीएम पलानीस्वामी से माफी। इस बीच राज्य की विपक्षी पार्टी डीएमके के नेता ए राजा ने एक चुनावी रैली में सीएम पलानीस्वामी को अवैध संतान बता दिया। उनकी इस आपत्तिजनक टिप्पणी से सीएम भावुक हो गए और रो पड़े। ऐसे में राजा ने बाजी हाथ से निकलते देख सोमवार को माफी मांगकर मामले का पटाक्षेप करने का प्रयास किया। राजा ने कहा कि एक चुनावी सभा में सीएम पलानीस्वामी के भावुक होने से मैं आहत हूं। मेरा इरादा उन पर निजी हमले का नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ उनके राजनीतिक करियर को लेकर तुलना कर रहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, 31 मार्च को होगा ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को पेट दर्द की शिकायत के बाद आज अचानक मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने बताया कि शरद पवार के गाल ब्लैडर में समस्या है, इसका ऑपरेशन 31 मार्च को होगा। शरद पवार की बेटी व सांसद सुप्रिया सुले ने ट्वीट कर बताया कि उनके पिता का आगामी 2 सप्ताह का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। ऑपरेशन के बाद शरद पवार आराम करने वाले हैं। नवाब मलिक ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि शरद पवार की तबीयत रविवार को ही थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे, उनके पेट में दर्द था। इसी वजह से चेकअप के लिए उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि उन्हें गाल ब्लैडर की समस्या है। नवाब मलिक ने बताया कि शरद पवार खून पतला करने की दवा ले रहे थे, लेकिन इस दिक्कत के चलते उन्होंने दवा बंद कर दी है। उन्हें अब 31 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, जहां पर उनकी एंडोस्कोपी और सर्जरी की जाएगी। अस्पताल में डॉक्टरों ने गाल ब्लैडर का ऑपरेशन करने का समय दिया है। शरद पवार के आगामी 15 दिनों तक के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी एमएलए पर हमला करने वाले हमारे लोग नहीं, बोले टिकैत। उन्होंने खुद ही अपने ऊपर कराया हमला। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी विधायक पर हमले में किसान संगठनों का कोई हाथ नहीं है। उनके लोगों ने एमएलए को केवल काले झंडे दिखाए थे। टिकैत का आरोप है कि विधायक ने खुद ही अपने ऊपर हमला कराया, जिससे किसानों पर तोहमत लगाई जा सके। टिकैत ने कहा कि किसान संगठन शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाने में यकीन रखते हैं, लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार किसान संगठनों को बदनाम करके आंदोलन को खत्म कराना चाहती है। इसी वजह से पहले 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस के जरिए साजिश रची गई, तो बाद में फिर टूल किट को निशाना बनाकर आंदोलन को बदनाम किया गया। किसान नेता का कहना है, हम लोगों को केवल एक ही लक्ष्य है और वह है तीनों काले कानूनों की वापसी के साथ एमएसपी पर कानून। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती, तब तक किसान दिल्ली बॉर्डर से वापस लौटकर नहीं जाएंगे। आंदोलन में शामिल कोई भी किसान हिंसा में यकीन नहीं करता। उनका मानना है कि बीजेपी किसानों को बदनाम करने के लिए और भी साजिश कर सकती है। गौरतलब है कि पंजाब में भाजपा के एक विधायक की शनिवार को मुक्तसर जिले के मलोट में किसानों के एक समूह ने पिटाई कर दी थी। अबोहर के विधायक अरुण नारंग संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मलोट गए थे, लेकिन किसानों ने उनका तीखा विरोध किया और पिटाई करके उनके कपड़े तक फाड़ दिए। वहां तैनात पुलिस अधिकारी नारंग को निकालकर सुरक्षित जगह ले गए। नारंग ने बताया कि उन्हें कुछ लोगों ने घूंसा मारा और उन लोगों ने उन पर काला रंग भी फेंका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु का राहुल गांधी ने किया शुक्रिया अदा, बोले ये चुनाव इतिहास और हितों को बचाने की लड़ाई है। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए रण में उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। चुनावी शोर के बीच राहुल गांधी ने तमिलनाडु की जनता का शुक्रिया अदा किया है। रविवार को राहुल गांधी ने ट्वीट किया, यह चुनाव से कहीं अधिक है, यह तमिल संस्कृति, इतिहास और हितों को बचाने की लड़ाई है। धन्यवाद आपके प्रोत्साहन और समर्थन के लिए तमिलनाडु। इससे पहले राहुल गांधी ने अन्नाद्रमुक के शीर्ष नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी पर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने के बाद वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगे झुकने को मजबूर हुए हैं। चेन्नई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, दुर्भाग्य से उन्होंने तमिलनाडु के लोगों का जो पैसा चुराया है, उसके चलते वह अब फंस गए हैं। उन्होंने कहा
कि बीजेपी चाहती है कि देश में हर कोई मोदी और शाह के समक्ष सिर झुकाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाईचारे और समानता के विचार में विश्वास करती है। गांधी ने आरोप लगाया कि यह भारत और तमिलनाडु के विचार पर हमला है और वह आरएसएस और नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित है। वे एक ऐसा तमिलनाडु चाहते हैं जो उनके सामने झुक जाए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भारत की नींव का हिस्सा है। उन्होंने तमिल सीखने की इच्छा भी व्यक्त की। मैं तमिल लोगों के साथ एक रिश्ता, बराबरी का रिश्ता चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तमिलनाडु से चले, दिल्ली से नहीं। गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले चुनावों में तमिलनाडु के राजनीतिक दलों अन्ना द्रमुक और द्रमुक के बीच मुकाबला था। इस बार एक तरफ अन्ना द्रमुक आरएसएस मोदी शाह है तो वहीं दूसरी ओर तमिल लोग हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन। कोरोना को लेकर हुई बैठक में सीएम उद्धव ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार को कोरोना की स्थिति पर बैठक की। इस बैठक में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए गए। सीएम ने अधिकारियों से लॉकडाउन का रोड मैप तैयार करने को कहा है। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर बुलाई गई इस बैठक में केस बढ़ने पर ज्यादा मौतें होने की भी आशंका जताई गई। कोरोना के केस बढ़ने के कारण स्वास्थ्य में सुविधाएं कम पड़ने लगी हैं। ऐसे में सरकार ने मीटिंग में फैसला लिया कि सभी नियमों का कड़ाई से पालन हो। अगर फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो लॉकडाउन के लिए रोड मैप तैयार करे। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय सहित सभी सरकारी दफ्तरों में विजिटर पर भी रोक लगा दी है। ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर महाराष्ट्र में बेकाबू रफ्तार पकड़ चुकी है। लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगाने के लिए संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे ने समीक्षा बैठक के बाद राज्य में कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाने पर सहमति दी है। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के लिए तैयारी का आदेश दिया है। सीएम उद्धव ने कहा कि लोग नियम नहीं मानेंगे तो लॉकडाउन लगेगा। बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे के अलावा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेश टोपे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, कोरोना टास्क फोर्स के डॉक्टरों और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने कहा कि मंत्रालय के साथ साथ सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तरों में विजिटर को प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यदि निजी दफ्तर और 50% स्टाफ का पालन नहीं करते हैं तो लॉकडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्य स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने बताया कि राज्य में संक्रमण की तेजी से बढ़ती घटनाओं के कारण सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेष रूप से बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। उन्होंने कहा कि 3,57,000 आइसोलेशन बेड में से 1,07,000 बेड भरे जा चुके हैं। 60,349 ऑक्सीजन बेड में से 12,701 बेड और 19,930 बेड में से 8,342 बेड पहले ही भरे जा चुके हैं। कुछ जिलों में बेड उपलब्ध नहीं है और संक्रमण बढ़ने के कारण सुविधा की क्षमता में गिरावट आ रही है। गौरतलब है कि रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 62 से अधिक नए मामले सामने आए, जबकि 312 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र कोरोना के मामले में टॉप कर रहा है, जहां अब तक 26 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 54,073 की मौत हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जहां लगी थी चोट वहीं अमित शाह पर गरजी ममता, बोली खेला अब अच्छे से होगा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी रविवार को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार करने पहुंची। यहां उन्होंने बिना नाम लिए शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि बाप बेटी की मदद के बिना नंदीग्राम आंदोलन के दौरान पुलिस नहीं घुस पाती। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला। बता दें कि ममता ने नंदीग्राम की बिरुलिया में रविवार को वहीं रैली की जहां उनको हाल ही में चोट लगी थी। ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि उस दौरान नंदीग्राम आंदोलन जिन सीपीएम के लोगों ने हत्या की वो आज बीजेपी में शामिल होकर घूम रहे हैं। भवानीपुर से चुनाव लड़ती तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं नंदीग्राम के लोगों के जमीन के आंदोलन को नमन करने के लिए यहाँ से खड़ी हुई हूँ। सीएम ममता ने नंदीग्राम में कहा कि आपकी मिट्टी को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ, मैं यहीं की भूमि कन्या हूँ और तब शुभेंदु मुझे बाहरी बोलते हो, शर्म नहीं आती। ममता ने आगे कहा कि जब उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के पिता को यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्री बनाया था तब शुभेंदु नाराज हो गए। शुभेंदु इसलिए नाराज हुए कि उनकी जगह मुझे क्यों नहीं मंत्री बनाया। ममता ने कहा कि वह नंदीग्राम आंदोलन के दौरान 2 हफ्ते तक अपने घर से नहीं निकले थे। मुकुल रॉय से असलियत पूछ सकते हैं। ममता बनर्जी ने बेहद कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि बाहर से गुंडे ला रहे हो, बिहार और यूपी से गुंडे ला रहे हो, हिंदू और मुसलमान कर रहे हो। कुछ दिन पहले तक तो तुम भी टोपी पहनकर घूमते थे, अब गेरुआ हो गए। ममता ने कहा कि खेला अब अच्छे से होगा। आखिर गृह मंत्री कैसे बोल सकते हैं कि पहले चरण में 26 सीटें मिलेंगी? क्या उन्होंने मशीन में घुसकर देखा है? बता दें कि अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि बंगाल में पहले चरण में हुए मतदान में बीजेपी 26 सीटें जीतेगी। गौरतलब है कि रविवार को पूर्वी मेदिनीपुर के चांदीपुर में चुनावी जनसभा को
संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं मतदान होने तक नंदीग्राम में ही रहूंगी। मतदान के बाद ही यहां से ममता ने कहा कि 1 अप्रैल को चुनाव होने तक मैं अगले 3 दिन तक नंदीग्राम में रहूंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के पहले चरण के चुनाव को लेकर अमित शाह के दावे को ममता बनर्जी ने बताया अविश्वसनीय। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 30 में से 26 सीटें जीतने के गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। ममता ने कहा कि इस दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जनादेश का पता तो मतगणना के बाद ही सामने आएगा। शाह ने नई दिल्ली में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था। अमित शाह का नाम लिए बगैर ममता ने कहा कि चुनाव के तुरंत बाद ऐसा दावा कैसे किया जा सकता है, जबकि अभी 7 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं और मतगणना होनी है। ममता ने नंदीग्राम से लगे चंडीपुर में विधानसभा क्षेत्र की चुनावी रैली में कटाक्ष करते हुए कहा, एक नेता ने कहा है कि बीजेपी पहले चरण की 30 में 26 सीटों पर जीतेगी। अरे सभी 30 सीटों पर दावा क्यों नहीं किया? क्या उन्होंने बाकी सीटें कांग्रेस और सीपीएम के लिए छोड़ दी? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि वह कोई अनुमान नहीं लगाएगी। यह जनादेश है जो मतगणना के बाद पता चलेगा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और मतगणना 2 मई को होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि 84% मतदान हुआ है, लिहाजा वह अंदाजा लगा सकती हैं कि जनता ने टीएमसी के पक्ष में वोट दिया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी ट्वीट कर कहा कि माइंड गेम काम नहीं करेगा। सीटों पर अपना अनुमान लगाने का स्टंट गुजरात जिमखाना में करिए, यह बंगाल है, खेला होबे। उन्होंने टीएमसी स्वीप्स फेज 1 तृणमूल कांग्रेस प्रथम चरण के चुनाव में सुपड़ा साफ कर देगी हैशटैग के साथ पार्टी के खेला होबे अभियान का भी जिक्र किया है। शाह ने कहा था कि पहले चरण में मतदान प्रतिशत के अधिक रहने से यह संकेत मिलता है कि बीजेपी 30 सीटों पर हुए चुनाव में ज्यादातर को अपनी झोली में डाले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। होलिका दहन पर किसानों ने जलाई कृषि कानूनों की प्रतियां। राकेश टिकैत बोले आंदोलन जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने आज होलिका दहन के मौके पर किसान कानूनों प्रतियां जलाई। इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। किसान कानूनों की प्रतियां जलाकर राकेश टिकैत ने कहा, हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश में जाकर किसानों को संगठित कर रहे हैं। आंदोलन जारी रहेगा। 5 अप्रैल को मनाया जाए एफसीआई बचाओ दिवस। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों ने रविवार को होलिका दहन के दौरान केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। मोर्चा ने बयान में कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों ने सीमाओं पर होली मनाई और यह सुनिश्चित किया कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। मोर्चे ने कहा कि 5 अप्रैल को एफसीआई बचाओ दिवस मनाया जाएगा और देश भर में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों को घेराव किया जाएगा। बयान में कहा गया, सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में एफसीआई का बजट भी घटा है। हाल ही में एफसीआई ने फसलों की खरीद के नियमों में भी बदलाव किया है। एसकेएम ने हरियाणा विधानसभा में सार्वजनिक संपत्ति क्षतिपूर्ति वसूली विधेयक 2021 को पारित किए जाने की निंदा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य आंदोलनों को दबाना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने सभी सीटें जीतने का दावा करने वाले भाजपा के विज्ञापन पर कार्रवाई की मांग की। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ऊपरी असम में सभी सीटें जीतने का दावा करने वाले खबर के प्रारूप में छपे भाजपा के विज्ञापन के खिलाफ यहां निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन दिया है और भाजपा तथा 6 अखबारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन प्रदेश कांग्रेस की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खड़े को दिया गया है। असम प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शेष 2 चरणों के चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए समाचार के प्रारूप में 6 अखबारों में भाजपा के चुनाव चिन्ह के साथ एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। प्रदेश कांग्रेस के विधि समूह के अध्यक्ष नीरन बोराहा ने पत्रकारों से कहा, समाचार रिपोर्ट के प्रारूप में विज्ञापन का प्रकाशन निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। उन्होंने कहा, अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों की सुर्खी इस तरह की है, भाजपा ऊपरी असम में सभी सीटों पर जीतेगी। भाजपा के शुभचिंतक और कार्यकर्ता गदगद, भाजपा ने ऊपरी असम की सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित की। ज्ञापन में दिए गए 6 अखबारों के नाम द असम ट्रिब्यून, असोमिया प्रतिदिन, अमर असोम, दैनिक असोम, नियोमिया बाटा और असोमिया खबर है। असम में दूसरे चरण का चुनाव 39 सीटों के लिए 1 अप्रैल को होगा, जबकि तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव 6 अप्रैल को होगा। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, हमने सीईओ से मामले की जांच करने और तत्काल कदम उठाने की मांग की है, अन्यथा उनकी विश्वसनीयता पर शक होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मामले पर दिल्ली में निर्वाचन आयोग को शिकायत करेंगे। संपर्क करने पर सीईओ दफ्तर के एक अधिकारी ने बताया कि मामले का परीक्षण किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी फिर बोली, बंगाल में भाजपा को मिलेगा 0। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर 0 सीटें मिलने का दावा किया है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो बनर्जी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार भी किया है। रविवार
रविवार को पूर्व मेदिनीपुर जिले के चंडीपुर की जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में अमित शाह के बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों में से 26 सीटों पर भाजपा की जीतने के दावे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 26 क्यों कहा, पूरा 30 ही बोल देते, रसगुल्ला मिलेगा। ममता ने यहां शाह का नाम लिए बिना कहा। एक भाजपा के नेता ने कहा कि वह 26 सीट जीतेंगे, उन्होंने 4 सीट क्यों छोड़ दी, कहते हैं कि 30 में से 30 जीतेंगे, उन्हें रसगुल्ला मिलेगा। ममता ने कहा कि 30 सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ है, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन 84% मतदान हुआ है, इसीलिए कह रही हूं कि तृणमूल कांग्रेस बड़ी जीत हासिल करेगी। ममता ने इस दौरान केंद्रीय बलों को भी सचेत किया। उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय बलों से अनुरोध करना चाहती हूं कि भाजपा के लिए प्रचार करना आपका काम नहीं है। आप सब यूपी से आए हैं, यह जान लीजिए कि मोदी और योगी के यहाँ वोट नहीं है। बंगाल की महिलाओं के साथ पंगा मत लो। नंदीग्राम के संग्राम में डटी ममता ने कहा कि अब वोटिंग के बाद ही जाऊंगी। उल्लेखनीय है कि बंगाल के चुनाव में दूसरे चरण में सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में मतदान 1 अप्रैल को होना है। यहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने भाजपा के शुभेंदु अधिकारी हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।